क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। 5 मई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल हमारा जो फ्री वाला है जिसमें सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स चालू है यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, और जिनको हम लोग देखेंगे विस्तार से हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ठीक, पहला टॉपिक है ऑपरेशन सतर्क। देखो, इंडियन रेलवेज में एक सिक्योरिटी फोर्स होती है जिसका नाम होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक, अब इसने एक ऑपरेशन सतर्क चालू किया है ताकि इंडियन रेलवेज का उपयोग स्मगलिंग करने में, जो है दारू की स्मगलिंग करने में और मतलब इलीगल काम करने के लिए ना हो, उसके लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क चालू किया था 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। ठीक, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ही आता है। 1872 में इसको फॉर्म किया गया था, लेकिन भारतीय एक्ट कौन सा 1957 में जो है उसके अंतर्गत इसको जो है माने मतलब लीगल स्टेटस मिला है। और सिक्योरिटी, रेलवे प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, पैसेंजर एरिया और पैसेंजर्स की जो है सुरक्षा करता है। ऑपरेशन सतर्क में यही है कि इलीगल टबैको प्रोडक्ट, कोई गोल्ड जो है चोरी चकारी वाला वो ना ले जा रहा हो। ठीक है, फॉरेन करेंसी जो है नकली वाली ना ट्रांसपोर्ट कर रहा हो रेलवेज के थ्रू, और टैक्स इवेजन स्मगलिंग, तो ये सब जो ऑपरेशन सतर्क से जो है इसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक, याद रहेगा ना, ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ का है। अगला टॉपिक है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये जैसे जो भी खुफिया जानकारी होती है हमारी, जो भी मतलब टेररिज्म को रोकने के लिए, उल्टी सीधी जो देश की सुरक्षा को जो हानि पहुंचा सकती है तो उसको पहले ही रोक दे, तो उसके लिए इंटेलिजेंस के लिए जो है 2008 का जो मुंबई में अटैक हुआ था, वो कसाब ससाब वाले जो अटैक हो गए थे, तो उसके बाद एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाई गई थी जिसमें कि क्या मतलब 21 जो डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी और इन सबसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब का डाटा जो है यहाँ पर आता है, और इस डाटा को फिर जो है एनालाइज किया जाता है कि भाई जो है मतलब किसी की कॉल रिकॉर्डिंग है या फिर कोई इंटरनेट पे कुछ कर रहा है। ठीक, तो फिर उससे पता लगाते हैं भाई साहब कि कहीं कुछ टेररिज्म वाला कुछ कांड वांड तो नहीं होने वाला है। तो 21 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डाटा को लेकर, और इसको जो है जितने 11 तो हो गई हैं आपकी सेंट्रल एजेंसीज, और पुलिस जो है सारी स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरी, इन सबको जो है ये डाटा मिलता ताकि इस तरीके की जो भी गतिविधियां हैं टेररिज्म संबंधी उसको रोका जा सके। ठीक, तो अभी क्या सिस्टम है कि जो इनके पास कैंपस नहीं था नेट ग्रिड का, तो अभी कैंपस जो है बेंगलुरु में किसने जो है इनॉग्रेट किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। आंतरिक सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम या फिर होम मिनिस्ट्री। ठीक, तो ये है। और जो है इसमें रियल टाइम डाटा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इंटेलिजेंस सर्विसेज मिल सकेंगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और सीडेक पुणे और आपका आईआईटी भिलाई, ये जो है आपका दो लोग मिलकर नेट ग्रिड को डेवलप कर रहे हैं। सीडेक पुणे जो है टेक्नोलॉजी पार्टनर है, और आईआईटी भिलाई जो है प्लान मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। मुंबई अटैक्स के बाद में ये लाया गया था। ठीक, जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो उससे पहले दिन में क्या हुआ था कि आरबीआई ने, अभी वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में होती है, लेकिन आरबीआई ने बीच में अभी महीने के आकर जो है एक बम फोड़ा कि रेपो रेट को वो 40 बेसिस पॉइंट या फिर 0.40% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई साहब जो भी लोन वोन है वो थोड़े से महंगे हो जाएंगे, क्योंकि ये एक नीतिगत दर है। ठीक है ना, पॉलिसी रेट होता है रेपो रेट, जिसके थ्रू क्या है कि आरबीआई पैसा देता है बैंक्स को। ठीक, 7 दिन 14 दिन के लिए शॉर्ट टर्म मनी देता है। ठीक है, और इसके बदले जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ लेता है, तो ये अब महंगे में देगा, मतलब जो ये पैसा लेंगे बैंक, उस पर ब्याज जो है, जो पॉलिसी रेट है रेपो रेट, वो 4% की जगह 4.4% देना पड़ेगा। ठीक, चलो हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, जो मतलब क्या डिसाइड करती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मैंने वैसे तो ऑडियो मैसेज में समझा रखा है आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसमें 6 मेंबर होते हैं।
3 मेंबर तो भाई साहब होते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के। वहाँ पे अगर स्टेटमेंट दे दे, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। और 3 मेंबर होते हैं आपके आरबीआई की तरफ से। आरबीआई की तरफ से जो एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है भाई साहब, जो गवर्नर है वो तो पदेन पद पे होते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा एक डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक कोई भी जो आरबीआई नॉमिनेट करता है, नामित करता है, वो होते हैं। तो टोटल 6 लोग होते हैं। इस कमेटी का मेन काम है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ठीक। और ये कमेटी जो है 2016 में जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 को संशोधित किया गया, ठीक, फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 के द्वारा तब इस कमेटी को लाया गया था। और इसमें सेक्शन डाला गया 45ZB, ठीक, जिसमें ऑफ द जो अब आरबीआई 1934 वाला जो अमेंडमेंट हुआ उसमें बताया गया 6 मेंबर होंगे, इन्फ्लेशन को जो है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के जरिए रेगुलेट करेगा। पहली ऐसी जो कमेटी आई थी, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, वो सितंबर 29, 2016 को आई थी। ये थोड़े फैक्ट्स पूछ लेता है इसलिए बता रहा हूँ। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो पॉलिसी रेट के जरिए इन्फ्लेशन टारगेट करती है। और जो भी नीतिगत, जैसे रेपो रेट अभी दिया है इन्होंने, जो मैंने भी आपको बताया करंट अफेयर, तो ये बाइंडिंग होता है बैंक के ऊपर। ये नहीं है कि वो मान भी सकते नहीं भी मान सकते, ऐसा नहीं है। आरबीआई पापा है उन सबका, और पापा की बातें जो है बच्चों को माननी पड़ेगी, ठीक, बैंक है बच्चे। तो यहाँ पर सेक्शन 45ZB जो है ये कहता है कि आरबीआई गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, वही सारी चीज़ें हैं। और एक सेंट्रल बोर्ड का नॉमिनेटेड मेंबर होता है। और जो बाकी मेंबर जो जुड़े नए 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, वो पर एबिलिटी क्या होना चाहिए, वो जो है ज्ञान उनको पास, अनुभव होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, और मतलब काफ़ी इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, बैंकिंग, इन सब में अच्छा होना चाहिए, तभी जो है इनको लिया जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है बोडो साहित्य सभा। अब आप लोग को बताऊं तो आसाम में एक एरिया है बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ये बताइए कौन से शेड्यूल में आएगा, शेड्यूल 5 में आएगा कि 6 में आएगा, ठीक। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्वेश्चन है। देखो तो बोडोलैंड जो है इनको अलग से दिया गया है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, एडी बनाया गया। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान से समझो, है ओवरऑल ये आसाम के अंतर्गत ही, ठीक। कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुड़ी, ठीक। और ब्रह्मपुत्रा इसके देखिए साउथ से जा रही है और ये भूटान से सटा हुआ है, ठीक है। तो इनका मतलब जो है एक अलग बोली है, एक अलग ये एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, ठीक। तो ये अपना जो है एक तरीके क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म में ये अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखना चाहते हैं, कल्चर आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, तो इसलिए इनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अलग दिया गया। तो अब देखो वैसे भी काफ़ी इन्होंने मेंटेन कर रखा है अपनी लैंग्वेज को। तो इनका 61st बोडो साहित्य सभा थी अभी कचूबाड़ी तमलपुर डिस्ट्रिक्ट में आसाम के। तो वहाँ पर अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब इस बार हो रहा है। प्रधान जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, ये पहले राष्ट्रपति ऐसे बनेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किसी लैंग्वेज की लिटरेरी, ठीक है ना, इवेंट में शिरकत करेंगे, ठीक। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। बोडो, अब बोडो जो है बोरो बोल देते हैं, ये सबसे बड़ी एथनो लिंग्विस्टिक यानी कि नरवंश विज्ञानवादी समूह है, और ये आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी भारत में फैले हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर ये आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है आसाम का, वहाँ पर है, आसाम और मेघालय दोनों में ही। इनको ऑफिशियली जो शेड्यूल ट्राइब घोषित किया, आइडेंटिफाइड, चिन्हित किया गया है, वो है बोरो या फिर बोरो काचरी के नाम से बोलते हैं इसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इनकी जो बोडो लैंग्वेज है, इसको भारतीय शेड्यूल अनुसूची के जो है 8 उसके अंतर्गत जो 22 लैंग्वेज है उसमें भी जो है जोड़ा गया है, ठीक। याद रहेंगी, कई सारी चीज़ें बताई मैंने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमी, लैप्सेस, ये साइबर सिक्योरिटी से इसको जो देख सकते हो, लैप्सेस डॉलर, ठीक है। तो अभी ऑक्टा करके एक ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म, इसने बताया कि भाई साहब लैप्सेस साइबर क्राइम ग्रुप, हैकर्स का ग्रुप है लैप्सेस डॉलर, इसने हमें जो है भेदने, घुसपैठ करने की कोशिश की थी। अब आपको बड़ी मतलब अचंभा होगा, ये लैप्सेस हैकिंग ग्रुप जो है ये 2 जो है युवा किशोर हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है। साउथ अमेरिका में है ये, एक 16 साल का लड़का है, दूसरा 17 साल का लौंडा है। तो मतलब ये दोनों लोग जो है हैकिंग करते हैं भयंकर। माइक्रोसॉफ्ट को इन्होंने पीछे हैक किया था और बड़े स्टाइल में इन्होंने पब्लिकली बताया भी था, देखो ये हमारी विक्टिम है, ये रहा सोर्स कोड इनका, ये रहा इंटरनल डॉक्यूमेंट, देखो इनको हमने
उखाड़ दिया है। ठीक, तो ये हैकर ग्रुप है, लैप्सस डॉलर साउथ अमेरिका का है। ठीक, अब क्या 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 टेक्निक अपनाते हैं, सिम स्वैपिंग कर लेंगे। ठीक है ना, आपको लग रहा है आप सिम अपना चला रहे हो, लेकिन वो जो है उसके कुछ कोड निकाल के वो अपना चला लेंगे, आपके पर्सनल ईमेल अकाउंट को मतलब खोज लेंगे, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करके हैकिंग करते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जनरल स्टडीज पेपर 2 और 4 एथिक्स और पॉलिटिकल गवर्नेंस दोनों संबंधित है। एक जो है याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया है कि कई सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं, नौकरशाही, ऐसे कि IAS IPS ये सारे लोग, जो लोग रिटायर होने से, और अब तो कई लोग तो VRS ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस ले लेते हैं, और तुरंत भाई साहब अगले दिन से पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री डाल के इलेक्शन लड़ते हैं, या फिर उनको नॉमिनेटेड कुछ जो है मंत्री बना दिया जाता है। तो इस पे याचिका में ये कहा गया कि भाई साहब इस तरीके से जब ये कभी भी अपनी नौकरी छोड़ें तो एक बीच में जो है कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। उसके बाद ही इनको अलाउड होना चाहिए कि भाई साहब ये पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो है पॉलिटिक्स में जाएं। ठीक है, तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या है कि जब ये अपनी नौकरी में होंगे तो भाई साहब ये कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी से मान लीजिए जुड़े हुए तो या फिर इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उससे मैच करती है, या तो उसको ये अनफेवरेबल जो है सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उनको आगे जाके ये भी लगेगा कि भाई साहब हमको अगर कुछ हुआ भी तो हम यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में मतलब पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। और वैसे भी जैसे एथिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कोर वैल्यूज़ ऑफ जो है आपका सिविल सर्वेंट्स, तो उसमें कि नॉन पार्टीजन होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, आपका पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी शिष्टाचार होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक, और ऑनेस्टी, ये सब तो अब ये सब नहीं होगा अगर कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है, क्योंकि तुरंत ही उनको जो है आगे ऐसा देखा भी गया है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई साहब हमारा दरवाजा मत खटखटाओ कि हम इसको लॉ बनाए और फिर जुडिशियल एक्टिविज्म वाला बवाल हो जाए। ठीक, कि भैया इसके लिए तुम जो है जो लेजिस्लेचर यानी कि संसद है उनके पास जाओ, वो लोग ही बनाएंगे। ठीक है ना, उनसे जो है वो करना पड़ेगा, हम इसमें नहीं हस्तक्षेप करना चाहेंगे। यानी कि एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को भी इसमें आप समझ सकते हो कि तीनों जो होते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एक लॉ वाला बनाना वाला होता है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होता है यानी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी, और तीसरा होता है जुडिशरी यानी कि जो है आपका न्यायपालिका। तो ये जो है इम्प्लीमेंट करता है, इंटरप्रेट करता है क्या लॉ बनाया गया, या फिर जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो इसको जो है इंटरप्रेट करेगा कि सही से किया है कि नहीं किया है, तो ये इंटरप्रेटर होता है। ठीक, और जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट को जो है कस्टोडियन भी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इन्होंने बोला उनके पास जाओ, हमारे पास मत आओ। और अगर सिविल सर्वेंट कोई ऐसी जो है करता भी है मतलब किसी को ज़बरदस्ती मतलब अनफेवरेबल जो है सपोर्ट करता है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज कोड कंडक्ट रूल है 1968, उसके अंतर्गत जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स को ब्रीच करने पे उनको काफ़ी तगड़ा जो है उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो वो ऑलरेडी एक लॉ है। ठीक, बाकी अगर इस पे लॉ बनाना है कि कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड हो तो हमसे ना बनवाओ, लेजिस्लेचर के पास जाओ। पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। नेक्स्ट टॉपिक है लोकपाल से संबंधित। ठीक, देखो अभी लोकपाल ऑफ इंडिया जो है इसको एक नया परमानेंट ऑफिस मिल गया है। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना भाई, नेटग्रिड को परमानेंट ऑफिस मिला बेंगलुरु में, वैसे ही लोकपाल ऑफ इंडिया को भी परमानेंट ऑफिस मिल गया है नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर ऑफ साउथ दिल्ली। ठीक, किसने खरीदा, कितने खरीदा, इतनी दिक्कत नहीं है किसने खरीदा। हाँ, ये जो पूछ सकता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है लोकपाल की। ठीक है, और सबसे पहले लोकपाल कौन बने भैया, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष 19 मार्च 2019 में। ठीक है ना, और 8 और भी मेंबर्स इसमें फर्स्ट लोकपाल के अलावा भी बने थे। 5 साल बाद भाई साहब लोकपाल और लोकायुक्त जब 2013 में आया था, उसके 5 साल बाद जो है ये नियुक्ति करी गई पहली। ठीक, और ये इन्वेस्टिगेट करते हैं केसेस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के जो केसेस उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं अगेंस्ट सर्टन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है ना, जो पब्लिक सर्वेंट हैं कुछ कैटेगरी के, उनके खिलाफ। ठीक है ना, लोक सेवकों के खिलाफ ये कोई भी करप्शन का जो है एलिगेशन है तो उसको इंक्वायरी कर सकता है। जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर जो है मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट में, या फिर कोई MP, ठीक, ऑफिशियल हो यूनियन गवर्नमेंट में, ग्रुप ABCD वाला। ठीक है ना, IAS IPS भी आ जाएंगे इसमें, ये सब भी होते हैं। इसके अलावा अगर कंप्लेंट कवर करती है कोई चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी का हो जिसको सेटअप किया हो संसद के किसी लॉ के द्वारा, या फिर जो है कोई सोसाइटी, ट्रस्ट हो, बॉडी हो
जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ज़्यादा की मिलती है तो उनके खिलाफ भी जो है कंप्लेंट आती है, तो उसमें भी इंक्वायरी लोकपाल कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है इसमें, समझो। ठीक, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी इसके अंतर्गत आती हैं लोकपाल के अंतर्गत? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और डेनमार्क के रिलेशन। मैंने आप लोग कल पढ़ाया था इंडिया और जर्मनी का। इंडिया और डेनमार्क का मैंने आप लोग बताया कि पहला जो है एक तरीका जो यहाँ पे एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनी है इंडिया और डेनमार्क की, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनर। ठीक, तो स्ट्रेटजिक पार्टनर तो भारत के बहुत सारे, लेकिन डेनमार्क के साथ में हमारी ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मेट फेडरिक्सन, कुछ नाम है इनका, और कैपिटल डेनमार्क की जो है कोपेनहेगन है। और ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमने अक्टूबर 2020 में बनाई थी। दोनों साइड ने मिलकर जो है इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम को भी अटेंड किया, टॉप बिजनेस लीडर वहाँ गए हुए थे। ठीक है, और कुछ 9 एग्रीमेंट भी हुए हैं। किस किस क्षेत्र में हुए हैं ध्यान रखना, माइग्रेशन मोबिलिटी, जर्मनी के साथ भी ऐसा हुआ था, हमने किया था। ग्रीन शिपिंग के लिए किया है डेनमार्क का, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भारत की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के बीच में भी लेटर ऑफ इंटेंट हुआ है। स्किल डेवलपमेंट वही है, कौशल को जो है बढ़ाना, वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसाय का जो शिक्षा है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, उसको भी जो है बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है। साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है ना, तो जैसे कि अपना ये हमारे यहाँ गोकुल धाम और ये गोकुल मिशन ये सब चलते हैं, वैसे ही उसी पे संबंधित है। मवेशियों से ज़्यादा अच्छा जो है दूध का प्रोडक्शन, ये सब। इसके अलावा इनर्जी पॉलिसी डायलॉग, ठीक, सुरक्षा, ये ऊर्जा संबंधित है। और इसके बाद है आई कार्स में इंडिया जो है मिशन पार्टनर की तरफ ज्वाइन कर लिया जाएगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सोल्यूशन। मैंने आप लोग कई बार बताया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो है पेड ग्रुप में, नहीं तो फिर जो फ्री वाला ग्रुप भी है उसमें वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, मतलब एक बार मैं चाहता हूँ कि आप इसको जवाब दो, और फिर नहीं आता तो फिर मैं उसको बताऊंगा, ताकि आप एक बार सोचें, ये चीज़ है मेन। स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए, उसमें सहयोग के लिए जो इन्वेस्ट इंडिया भारत की तरफ से और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, ये दोनों लोग जो है लेटर ऑफ इंटेंट हुआ है। साथ ही साथ दूसरा नॉर्डिक समिट हुआ, ठीक है ना, इंडिया और नॉर्डिक समिट हुआ दूसरा, इसमें डेनमार्क में ही हुआ ऑब्वियसली। और इस नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी है, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। ध्यान से पढ़ लो मेरे भैया, ये पूछ सकता है। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी, कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, डेनमार्क में ही हुआ था। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे बात हो रही है भाई साहब, ये जो महामारी भी थी उसके बाद में कैसे हम आर्थिक व्यवस्था को जो है फिर से जो है सुधारेंगे, और जलवायु परिवर्तन हो गया, इनोवेशन, नवाचार और प्रौद्योगिकी हो गया, अक्षय ऊर्जा हो गया, ठीक, इवॉल्विंग ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो क्या हो रहा है, और इंडिया और नॉर्डिक कॉपरेशन इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में एक आर्कटिक काउंसिल है, उसका बताओ क्या मेंबर है इंडिया। ठीक, ये भी मैंने आप लोग पढ़ाया हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ, एकदम से याद आ गया तो पूछ लिया। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है इंडिया को, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटाइजेशन, इनोवेशन, सब में। ठीक है, अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये निकालता है रिपोर्टर्स सैन बॉर्डर्स या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, और 2022 की जो सूचकांक आई है उसमें 180 कंट्री में भारत की रैंक आई है 150, जो कि 2021 के कंपैरिजन में 8 कम है, यानी कि 121 में हम लोग 142 रैंक पे थे। ठीक, और ये रीज़न जो फॉल होने का ये है कि वायलेंस जर्नलिस्ट के खिलाफ बढ़ा है, पॉलिटिकली पार्टीजन मीडिया हो गया, मतलब जो मीडिया वाले हैं वो पॉलिटिकल को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक, इंडिया के जो भी नेबर्स हैं उसमें 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर पिछले साल 2021 के कंपैरिजन में रैंकिंग सुधरी है। कौन कौन सी, नेपाल, भूटान और चाइना। भी नीचे पिक्चर उसमें बता दूंगा। बाकी लोग की जो है ख़राब हुई है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार की। ठीक है, और इसमें नेपाल बढ़ा है 30 रैंक करके और 76 पे आ गया है। तो ये है 2021 में भूटान की रैंक थी 65, अब की और 33 हो गई है। नेपाल 106 पे था, 76 हो गई भाई साहब। श्रीलंका की गिरी है, और इंडिया की भी गिरी है रैंक, 150 हो गई। अफगानिस्तान भी जो है गिरा है। चाइना की भी हमसे बड़ी, मतलब उसकी जो है 177 थी, उसकी 175, हालांकि है तो हमसे बेकार, लेकिन जो है फिर भी उनकी 2 पॉइंट इंक्रीज हुई है। तो ये चीज़ें हैं मतलब यहाँ पर। अच्छा, कौन कौन भैया पहले 5 कौन कौन से हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, वहीं सारे हैं नॉर्डिक वाले, देख लो।
ठीक, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इस्टोनिया और फिनलैंड। ठीक, इस्टोनिया बस बीच में बाल्टिक कंट्री आ गया। दो और कौन कौन सी बाल्टिक कंट्रीज होती हैं कमेंट करके बताइएगा। नॉर्थ कोरिया सबसे ज़्यादा, वहाँ पे मीडिया ख़त्म है एकदम, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि भैया पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण बढ़ा है, 2 गुना बढ़ गया है। 20वां संस्करण था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इंडिया की रैंक 150, पिछले साल कितना थी 142। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड डेफिसिट यानी कि भारत में व्यापार घाटा। पिछली बार जो हमारा डेटा आया था मार्च 2022 का, ठीक, तो अब की बार क्या आया अप्रैल 2022 का। इसको हम कंपेयर कैसे करते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 2022 का एक तो ये कंपैरिजन होता है कि अप्रैल में डेटा आया वो मार्च से बताइए घटा है कि बढ़ा है, एक्सपोर्ट का या फिर इंपोर्ट का। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि हम अप्रैल 2021 से कंपेयर करें अप्रैल 2022 के डेटा को। इसी प्रकार से जो है मार्च 2022 का डेटा को हम कंपेयर करें 2021 के मार्च से। ठीक, तो ये जो है हम कंपेयर करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भारत में एक्सपोर्ट हुआ मर्चेंडाइज अप्रैल 2022 में वो 24.2% बढ़ा है। ठीक, बढ़ा है, लेकिन 9.5% कम रहा है मार्च के कंपैरिजन में। यानी कि एक साल पहले वाले अगर तुम कंपेयर करोगे 2021 से, तो वहाँ से तो इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज का, वस्तुओं का, लेकिन मार्च से हमारा कम हुआ है। ठीक, ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, अब ट्रेड डेफिसिट समझना जरूरी है। ट्रेड डेफिसिट कब होगा, व्यापार में 2 जो है पार्ट होते हैं। ठीक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो जो व्यापार घाटा है वो तब ज़्यादा होगा जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करें, आयात कम करें और निर्यात कम करें। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, हालांकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट तो हुआ बढ़िया, लेकिन ट्रेड डेफिसिट फिर भी हमारा बढ़ा। अधिशेष यानी कि सरप्लस नहीं हुआ, डेफिसिट घाटा हुआ। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट और तेजी से बढ़ गया। ये चीज़ है यहाँ पर, क्या चीज़ें बड़ी हैं ये चीज़ पर ध्यान रखना। बाकी डेटा तो बहुत ज़्यादा नहीं याद कर सकते। गोल्ड का इंपोर्ट घटा है, ठीक है, कोल का इंपोर्ट बढ़ा है, पेट्रोलियम इंपोर्ट भी बढ़ा है, समझ सकते हो अभी। और जो है आपका इंडिया का जो एक्सपोर्ट हिट हुआ था, अब देखो ये बड़ा एक अच्छा फैक्ट यहाँ पे दे रखा है। हम लोगों ने काफ़ी तारीफ करी थी भारत की कि भारत में एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा है वो $400 बिलियन को टच कर गया। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ और समझने वाली कि हमने एक्सपोर्ट तो $420 किया, लेकिन इंपोर्ट $612 बिलियन का कर दिया। यानी कि हम तब भी घाटे में रहे। 192 बिलियन डेफिसिट का मतलब ट्रेड डेफिसिट हुआ हमें। ठीक, तो अब यहाँ पर यूपीएससी और यूपीपी या फिर जो भी स्टेट पीसी है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं उस पर बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये कहेगा, यूपीएससी बोलेगा, इनडायरेक्टली पूछेगा आपसे, वो कहेगा कि जो हमारा जो हमने अभी रिसेंटली $400 बिलियन का आंकड़ा किया, जो कि भारत के आर्थिक जो है उसमें इतिहास सबसे ज़्यादा था, और इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी घट गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो उसने कोई फैक्ट नहीं पूछा, कुछ नहीं, बस आपने पढ़ा है तो उसके पीछे जो आपकी समझ बनी उसको इनडायरेक्टली आपसे वहां पर उसने पूछा है कि आप रिकॉल करो और करो। तो आपको समझ आएगा नहीं यार ये हमने टच तो किया था, लेकिन इंपोर्ट उससे ज़्यादा तेज से बढ़ा था, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बल्कि बढ़ा था ना कि घटा था, या फिर ट्रेड डेफिसिट था फिर भी। ठीक, और वहीं यूपीपीसी या फिर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन क्या पूछेगा कि ये डेटा पूछेगा कि बताइए अभी हमने रिसेंटली जो है एक्सपोर्ट का टारगेट जो है $400 बिलियन किया है कि 4000 किया है कि 4 लाख किया है कि 4 करोड़ किया है, इस तरीके देगा। ठीक, तो ये जो है दोनों एग्जामिनेशन में फ़र्क हो जाता है। एक थोड़ा सा जो है फैक्ट की तरफ है, दूसरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की तरफ है। ठीक, यूपीएससी भी वैसे फैक्ट पूछ लेता है, लेकिन वो 2 स्टेटमेंट है या 3 स्टेटमेंट, तो उसमें एक स्टेटमेंट होगा, बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। इसीलिए वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वालों क्या ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि रट्टू तोतुओं का। ठीक, तो यहाँ पर बाकी चीज़ क्या है कि जो गैर ऑयल वाला ट्रेड डेफिसिट है वो स्टेबल रहा हमारा अप्रैल में, लेकिन वो जो है इसमें पहले हम क्या है कि गोल्ड इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, लेकिन गोल्ड इंपोर्ट तो इस बार कम हुआ, हमने कम किया, लेकिन उसकी जगह ले ली कोल और केमिकल ने, इसको हमने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया। तो इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट तो हमारा उतना ही है, लेकिन संरचना बदल गई है, कंपोजिशन बदल गया है। ठीक, और ये क्यों ज़्यादा कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से। इंडिया में टॉप 10 एक्सपोर्ट जो कमोडिटीज़ जो होती हैं उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डिप आया है। ठीक, जेम्स एंड ज्वेलरी डिप आया क्यों, गोल्ड इंपोर्ट नहीं हो पाया, जेम्स भी हमारे पास नहीं आया, तो जब आ नहीं पाया रॉ मटेरियल
तो उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। राइस का एक्सपोर्ट भी हमारा गिरा है। ठीक, ये थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़ जो हैं वो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी हैं। बल्कि ये तो निगेटिव में गया है, ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम इन्हीं कमोडिटीज़ को करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेड कमोडिटीज़ कौन सी रही हैं आपकी, वो है कोक एंड कोल और पेट्रोलियम क्रूड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक, समझ में आया। तो ये आज का हमारा सेशन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहो। कोई भी स्टेट पीसी एग्जामिनेशन हो, जो अपना इधर हिंदी बेल्ट वाले में और जो है यूपीएससी का करंट अफेयर जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, उसको वीडियो अगर आपने ढंग से देख रखा है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से आएंगे, निश्चिंत रहिए बिल्कुल। ठीक है, बाकी जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको यूपी पीसीएस के लिए जैसे है, तो उनको मैं अलग से यूपी स्पेशल वाला करंट अफेयर दे दूंगा, तो वो वहाँ से आप कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं इस करंट अफेयर पढ़ाता रहता हूँ, तो मान लीजिए आप पेड ग्रुप में नहीं भी जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आप वीडियो या फिर प्लेलिस्ट जो है वीडियो की पड़ी हुई है, आप पूरे सारे देख डालिए। नवंबर से दे रखी है, आखिरी के 6-7 महीने का आता है भाई साहब, तो वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। 10 मई तक का यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए आपको जो 2022 का दे रहे हैं उनको देखने की ज़रूरत है। तो चलिए, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कराइए। आंसर्स जरूर दीजिए जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।